पर आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए आज से 10, 15, 20 साल का एक ऐसा समय जहाँ पर आप एक बहुत लंबे सफ़र पर जा रहे हो और सड़क के दोनों किनारे आपको क्या दिखाई देते हैं? आपको पेट्रोल या फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन। और इनमें तुलना करेंगे तो आप क्या सोचते हो कि उस समय कौन से चार्जिंग स्टेशन आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं? एक निवेशक की दृष्टि से आपको आज के समय में इस फ्यूचर को देखते हुए कौन सी कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए? एक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पे बनाने वाली कंपनियां, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां, या फिर इस पूरी इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए जो एनर्जी का जो नेटवर्क है उसको बनाने वाली कंपनियां, या फिर ऐसी सरकारी कंपनियां जो इसमें निवेश करेगी? इसी तरह के बहुत सारे सवालों को आपको इस वीडियो के अंत तक इसके जवाब मिलेंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब को हासिल करने से पहले आपके पास्ट में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 180 से 200 साल पहले आपके स्कॉटलैंड के एक जो इन्वेंटर थे जिनका नाम था रॉबर्ट एंडरसन, जिन्होंने सन 1832 के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी बनाई थी। ये पहला इन्वेंशन था। और यहाँ पर सबसे बड़ी इसकी मूलभूत समस्या थी बैटरी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये बैटरी रिचार्जेबल नहीं थी, यानी बैटरी ख़त्म और वहीं आपका सफ़र ख़त्म। और यहीं पर आपकी आज की वर्तमान की इलेक्ट्रिक व्हीकल की नींव पड़ती है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की नींव पड़ती है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी बैटरी की जो समस्या थी, अब उस समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्रेंच साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैस्टन, उन्होंने सन 1859 में इस समस्या को, जो बैटरी वाली जो मेजर प्रॉब्लम थी, इस समस्या को हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले रिचार्जेबल बैटरी जो कि लेड एसिड पर आधारित थी उसका यहाँ पर निर्माण किया। यही पहला ऐसा इन्वेंशन था जिसने आज के मॉडर्न ईवी चार्जिंग स्टेशन की एक आधारभूत नींव रखी। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक पहली इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर आपको सन 1800 और 1900 के बीच में यहाँ पर आपके सामने आई। ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, लोगों को बहुत आसान लगी, कोई इसमें आवाज़ नहीं, कोई इस प्रकार का पॉल्यूशन नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर उस समय हम 1880 और 90 के उस समय की बात करें, यहाँ पर लोगों के पास यूएसए की बात हो रही है, यहाँ पर उस समय लोगों के पास घरों के अंदर चार्जर थे, अपनी गाड़ियों को बहुत ही आसानी से चार्ज कर पाते थे। कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पे आपको बैटरी सेव का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे देखने को मिला, कि यहाँ पर अपनी जो डिस बैटरियाँ थी उन बैटरी को ये उसमें डालते थे और यहाँ पर अपनी जो रिचार्ज बैटरी को वापस अपने व्हीकल्स में डाल लेते थे। यहाँ पर लोग आपस में घरों के अंदर अपनी गाड़ियों को रिचार्ज करते थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जनरल इलेक्ट्रिक ने सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला वर्ल्ड का पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया। एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर 1900 और 1912 का जो समय था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक यहाँ पे गोल्डन आपको एरिया या गोल्डन टाइम बोला जा सकता है, जहाँ पे आपको अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर लगभग 1/3 जो गाड़ियाँ थी वो ईवी चार्जिंग वाली दिखती थी। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती थी लोगों की कि फ्यूचर इन्हीं गाड़ियों का होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोग, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे ये धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो गए। लोगों का इधर से बिल्कुल यहाँ से जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो गया। तो यहाँ पर हम इसके कारण को यदि देखते हैं, सबसे पहले कि भाई यहाँ पर आपको जो पेट्रोल जीता और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो चार्जर्स थे, जो कंपनियाँ थी, वो पूरी तरह से यहाँ पे हार चुकी थी। तो उसके पीछे जो मेजर जो आपको रीज़न दिखता है, सबसे पहले मेजर रीज़न दिखता है आपको, जो ऑयल था, जो क्रूड ऑयल था, वो बहुत ही सस्ता मिलने लगा। साथ ही साथ उसका बहुत ही बड़े स्तर पर आप देखेंगे मास प्रोडक्शन होने लगा। यहाँ पर इसी समय आपको एक कंपनी, फोर्ड कंपनी आई, जिन्होंने बड़े ही, आप कह सकते हैं, लार्ज पैमाने पर आपके यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियों का यहाँ पर निर्माण किया और लोगों को ये गाड़ियाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो बैटरी की जो प्रॉब्लम थी वो नहीं थी, यानी यहाँ पर आपको मिलता है एक पेट्रोल पंप का बहुत शानदार नेटवर्क। तो जो भी लोग आसानी से लंबी ड्राइव पे जाते थे उनको कोई समस्या नहीं आती। तो धीरे धीरे लोग इस सारी जो ईवी की जो आपकी जो समय था उसको भूल चुके थे। लेकिन सन 2008 में एंट्री होती है टेस्ला की। वो अपनी गाड़ी लेकर आती टेस्ला रोड स्टार। ये गाड़ी इतने फीचर्स वाली थी कि लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे ये मेन समस्या ये थी कि भाई गाड़ियों को यदि लेना है तो आपको सफ़र पे जाना है, लंबे सफ़र पे जाना है, तो आपको निश्चित रूप से पेट्रोल पे डिपेंड वाला नेटवर्क नहीं चाहिए। आपको चाहिए होगा एक ऐसा ऐसा सिस्टम जहाँ पर आपको गाड़ियों को आसानी से चार्ज किया जा सके। वर्तमान समय में यदि आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया बहुत लेट हो चुका है। पीछे वाले यदि हम समय को देखते हैं यूएसए के, तो इंडिया बहुत लेट हो चुका है। लेकिन हाँ,
फिर भी इंडिया इस पे काम कर रहा है। क्योंकि हम देखेंगे सन 2015-16 में यहाँ पर इंडिया एक फेम वाली स्कीम लेकर आया, जिसका नाम हम देखते हैं कि फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस प्रकार की स्कीम लेकर आया, जिसका मेन काम था कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। इसमें लगभग ये आपकी 2015-16 से ये स्कीम चली और 2018-19 तक ये चली, जिसमें 530 करोड़ का यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। इसी को फिर आगे बढ़ा के यहाँ पर हम देखेंगे जो दूसरा जो इसका फेज आया फेम 2, ये आपको चला सन 2024 तक। यहाँ पर लगभग इस तरह से व्यवस्था की गई, लगभग 16.5 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पे डिमांड बने। ये इसका टारगेट था। साथ साथ कार्बन उत्सर्जन हो इसको भी रोकना था, साथ साथ 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर इस प्रकार की जो गाड़ियाँ थी इनको भी यहाँ पर आगे यहाँ पर प्रमोट करना था। वर्तमान समय में फेम टू की जगह यहाँ पे आपका स्थान ले चुका है PM ई ड्राइव योजना। यानी इसके अंदर लगभग सरकार ने 10,900 करोड़ का यहाँ पे एक निवेश किया है, या यूँ कह सकते हैं कि इंडिया ने निवेश करने की इसमें योजना बनाई है। सरकार की इसके पीछे मंशा है कि वो केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को यहाँ पर प्रमोट नहीं करना चाहती, वो चाहती कि इसके पीछे का जो पूरा नेटवर्क है वो इस प्रकार से काम करे कि लोग भरोसा करें कि हाँ, जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, लंबे सफ़र पे जाएं, तो हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, हमें अच्छी यहाँ पे रिचार्जेबल यहाँ पे आपको स्टेशन प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर सरकार चाहे आपकी बड़ी गाड़ियाँ हो, चाहे 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उन सभी को यहाँ पे आपको प्रमोट कर रही है। यानी एक पूरा नेटवर्क पर काम कर रही है, पूरी एक चैन पर काम कर रही है। यदि वर्तमान समय में देखते हैं हम, वर्ल्ड में 3 प्रकार के आपको EV चार्जिंग जो मॉडल्स हैं वो चल रहे हैं। चाइना का स्केल मॉडल, USA में होम और हाईवे का फास्ट चार्जिंग मॉडल, और यूरोप का रेगुलेशन वाला आपका ये जो मॉडल है। तीनों मॉडल को यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले कि जो चाइना है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन वाला आपका देश बनता है। ऐसा इसके पीछे का रीज़न है यहाँ का जो स्ट्रक्चर है आबादी का, बहुत ही डेंसिटी यहाँ पे आपको जनसंख्या मिलती है। तो यहाँ पर लोगों के लिए जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना बहुत ज़्यादा काफ़ी यहाँ पर टफ होता है। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन नहीं, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पे होम चार्जिंग स्टेशन। तो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंची इमारतों में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ये लोग अपने जो चार्जिंग वाले जो चार्जर्स हैं वो आपके घरों में नहीं लगा पाते हैं। इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सबसे ज़्यादा आपको मिलते हैं। जबकि यहाँ USA में जब जाते हैं तो USA का यहाँ पे जो आबादी जो स्ट्रक्चर वो अलग प्रकार का है। यहाँ पे जो लोग दूर दूर बसे हैं, कम आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की बजाय आपको जो पर्सनली चार्जिंग यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं घरों के अंदर। यदि आप देखें यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने जो आंकड़ा दिखाया कि यहाँ पे USA में 80% से ज़्यादा लोगों के पास EV ओनर्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओनर्स हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको होम चार्जिंग एक्सेस ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब लोग लंबी ड्राइव पे जाते हैं तो उनको यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव वाला यहाँ पे सिस्टम चलता है, क्योंकि यहाँ पे इनको चाहिए हाईवे का फास्ट चार्जिंग यहाँ स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एक हाईवे का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क चाहिए होता है। तो यहाँ नहीं, आप कह सकते हैं यहाँ पे चाइना का जो मॉडल है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर ज़्यादा काम यहाँ पे, जबकि USA में यहाँ पर जो आपको जो काफ़ी आबादी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे जो बड़ी जो सड़कें हैं, लंबी जो हाईवेज हैं, वहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा दिखाई देते हैं। तीसरा जो कंडीशन है हम देखते हैं जो यूरोप का एक अलग ही खेल है। यूरोप के अंदर चार्जिंग को केवल बिजनेस नहीं बना, बल्कि उसने इसको एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक यहाँ पे महत्वपूर्ण स्तंभ माना, जिस प्रकार से आपके ट्रांसपोर्ट के लिए चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे आपके रेलवे स्टेशन हो या अन्य जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाली चीज़ें, उसके समान ही इसको आपको दर्जा दिया। इसलिए वो रूल और रेगुलेशन लेकर आई है, और ये सारा काम इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के ऊपर नहीं सौंपा। यानी सरकार ने इसमें काफ़ी अहम रोल निभाया, और इसी के तहत यूरोप के अंदर आपका आया AFIR। इसके अंदर सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल यदि आपके बनते हैं, यहाँ पे जितने भी आपके देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर्स होंगे, उसी के अनुपात में आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन आपको बनाने ही होंगे। यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि आपको प्रत्येक 60 किलोमीटर के पर यहाँ पर आपको एक चार्जिंग स्टेशन, और वो चार्जिंग स्टेशन नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा, बल्कि फास्ट चार्जिंग स्टेशन आपको यहाँ पे काम लेना पड़ेगा।
तो सीधा सी बात है कि यहाँ पे जब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो ओनर है, जो कोई इस गाड़ी खरीदता है, तो उसको सीधी सी बात है कि ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, कि यदि मैं एक लंबे सफ़र पर जाता हूँ तो मुझे कभी भी ये देखना नहीं पड़ेगा कि मेरी बैटरी कितनी परसेंट अभी डिस हो रखी है, कितने परसेंट बची हुई है। तो यहाँ पर यूरोप ने सीधा साधा एक भरोसा दिया है कि अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को, और यही इस कंपनी की नींव होती है। यानी कि आज के समय में इंडिया को इन तीनों ही जगह से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। यदि हम बात करते हैं चाइना से, तो चाइना को इसको से भारत को सबसे पहले सीखना होगा कि एक मजबूत नेटवर्क बनाए, एक चार्जिंग नेटवर्क, जिससे लोग आसानी से इस ईवी को अडॉप्ट कर सकें। यूएसए से उसको सीखना पड़ेगा होम चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग। ये दोनों चीज़ें उसको यूरोप आपके यूएसए से सीखनी पड़ेगी। यूरोप से इससे इंडिया को सीखना की ज़रूरत है कि एक ऐसी रिलायबिलिटी कि वो विश्वास कर सके ईवी ओनर्स, साथ ही साथ सिंपल पेमेंट की सुविधा कि वो आसानी से जहाँ भी जाए आसानी से पेमेंट कर सके, साथ ही साथ एक ऐसा स्टैंडर्ड कि वो उसको कोई तरह की समस्या नहीं हो। तो आज के समय में हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर खड़ा है इस करंट स्थिति में, इस नेटवर्क की स्थिति में। वर्तमान में इंडिया की करंट स्थिति का देखते हैं तो 2025 में ईवी में की जो बिक्री में 57% की बहुत ही शानदार आपको यहाँ पर तेज़ी दिखती है। लेकिन इसी के अनुपात में आप यहाँ पर देखेंगे जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो इसी को देखते हुए, इसी प्रकार की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के एक एक आपके संगठन बनाया है। ये जो बीईई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो तो ये इसका मेन जो काम है इस एजेंसी का, वो है कि पूरे इंडिया के अंदर ये मॉनिटरिंग करती है कि भाई कौन से राज्य में कितने चार्जिंग स्टेशन की यहाँ पे संख्या किस तेज़ी से बढ़ रही है, किस अनुपात में है ये, और वहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि पर आपके चार्जिंग स्टेशन पे कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल का यहाँ पे लोड पड़ रहा है। तो इस तरह से पूरे डाटा समय समय पे आपको भेजता रहता है। यदि हम देखें कि सन 2022 में यदि देखें तो केवल भारत के अंदर 5100 के आसपास चार्जिंग स्टेशन थे, और 2030 तक लगभग हम कहते हैं कि इसमें लगभग जो आंकड़ा दिया है EIA के अकॉर्डिंग, तो लगभग 4.25 लाख के आसपास यहाँ पे अभी जिस रफ्तार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक इन्वेस्टर को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सरकार किसी सेक्टर पे जब पूरे तरह से मॉनिटरिंग करना शुरू कर देती है, तो वो उसके लिए शॉर्ट टर्म का गेम नहीं रह जाता है। अब सरकार उसमें एक लंबा प्लान बना रही है, लॉन्ग इन्वेस्टिंग की यहाँ पे विचार करती है कि वो किस प्रकार से इसको आने वाले 10-20-30 सालों के लिए एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा बना सकती है, किस प्रकार से उसको सिस्टमेटिक ढंग से इसमें निवेश करना है। तो यहाँ पर हमें भी इस दूरगामी पहल को देखते हुए अपने विचारों को, अपनी समझ को विकसित करना चाहिए और अच्छी अच्छी कंपनियों में निवेश करने का आपको यहाँ पे विचार करना चाहिए। एक निवेशक के दृष्टिकोण से हमें ये सोचना चाहिए कि जब इंडिया के अंदर इतने बड़े स्तर पर चार्जर्स स्टेशन का निर्माण होगा, तो उससे में सबसे ज़्यादा पैसा कौन सा इस सेक्टर की कौन सा चैन, कौन सी कड़ी कमाएगी? क्या वो ट्रांसफार्मर कंपनियां जो यहाँ पे आपको बिजली सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां, ईवी चार्जर बनाने वाली मैन्युफैक्चर वाली कंपनियां, या केबल कंपनियां, या पावर यूटिलाइज वाली कंपनियां, या इसका सॉफ्टवेयर और पेमेंट का प्लेटफॉर्म वाली कंपनी, या फिर इनका चार्जिंग स्टेशन का मेंटेनेंस करने वाली कंपनियां? तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा और यहीं पे हमें सबसे अपना समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आज इंडिया में ये समस्या नहीं है कि वो इंडिया चार्जिंग स्टेशन नहीं बना रहा है। मेन समस्या ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच देते हो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ओनर है वो अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाए तो वो उसको कम से कम ये विश्वास रहे कि मैं अगर लंबे सफ़र पे जाता हूँ तो मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, मैं अपनी गाड़ी को कहीं भी आसानी से रिचार्ज करा सकता हूँ। तो ये एक विश्वास है, और सरकार को पहले ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और इस विश्वास को ये तभी पैदा कर सकती है जब उसके पास एक बेहतर, एक अच्छा चार्जिंग नेटवर्क यहाँ पे आपको सामने नज़र आए। एक निवेशक के नज़रिए से हमें ये देखना होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है वो अपना पैसा किस प्रकार से यहाँ पे कमाते हैं, वो उनमें किस प्रकार से यहाँ से रेवेन्यू आता है। तो मेजर जो रेवेन्यू आता है वो आपके बिजली बेच कर आता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है वो सिंपल आपके पेट्रोल पंप वाला काम नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, पावर ग्रिड से सीधे आप बिजली खरीदते हैं
उन कंपनियों से बिजली लेते हैं और ये कंपनियां आपको चार्जिंग स्टेशन को यहाँ पे बिजली बेचती है और यहाँ से ये आपके ईवी कस्टमर को यहाँ पे आपके इस बिजली को देते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एक जो चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पर वो आपको केवल इलेक्ट्रिसिटी नहीं बेच रहा होता, वो बेच रहा होता है समय। यहीं पे सबसे बड़ा आपको खेल नज़र आता है कि वो किस प्रकार से यहाँ पे एक समय का उपयोग करता है। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि कोई चार्जिंग स्टेशन है और वो 30 मिनट में एक गाड़ी यहाँ पे आपको चार्ज करके देता है और एक चार्जिंग स्टेशन है वो 3 घंटे में एक गाड़ी को चार्ज करता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये जो पावरफुल जो चार्जिंग स्टेशन है, इसका चार्जिंग स्टेशन आपको यहाँ पे बहुत तेज़ी से आपकी ग्रो करेगा, यानी यहाँ पे पैसा ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा गाड़ी को चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ पे जो 3 घंटे या 1 घंटे वो जो समय ले रहे हैं, यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी कम होगा। एक कंपनी होती है या एक जो चार्जिंग स्टेशन होता है, इस केवल चार्जिंग से पैसा नहीं कमाता होता, इसका जो रेवेन्यू है वो पूरी एक चैन है। कैसे, आप इस चीज़ को समझिए कि वो चार्जिंग से पैसा कमाएगा, कोई चार्जिंग स्टेशन निश्चित रूप से वो आपको बिजली दे रहा है, वो यहाँ से चार्जिंग से पैसा कमाएगा। आप वहाँ पे 30 से 40 मिनट के लिए वेट करते हो तो निश्चित रूप से आप वहाँ खड़े रहोगे या कहीं बैठोगे तो आपको पार्किंग करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी। तो जहाँ पार्किंग कर रहे हो तो वहाँ का पार्किंग चार्जेज आपको देना पड़ेगा। आप वहाँ पे आधा घंटा 45 मिनट रुकोगे तो कुछ ना कुछ नाश्ता पानी करोगे, तो वहाँ पे निश्चित रूप से आपको कॉफ़ी, चाय, नाश्ता वगैरह आदि चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, काफ़ी समय तक लोग रुकते हैं, तो वहाँ पर कंपनी की नज़र रहती है, तो वो अपने यहाँ पर अपने बड़े बड़े बैनर्स एडवर्टाइजमेंट देती है। यानी चार्जिंग का जो स्टेशन है उसके लिए अब ये एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ पर आपको यहाँ पे एक मिनी बाज़ार यहाँ पे आपको बनता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर आपको उस जगह की जो कीमत है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। वहाँ पर आपको शॉप नज़र आएंगी, दुकानें नज़र आएंगी, मिनी स्टोर्स नज़र आएंगे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी नज़र आएगी, पार्किंग स्टेशन नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन कई जगह से आपको पैसा कमाता हुआ नज़र आता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज की जो कुछ हम कंपनियों पर नज़र डालेंगे कि इंडिया में जो लिस्टेड कंपनी है जो इस सेक्टर में अच्छा खासा काम कर रही है। तो सबसे पहले जो कंपनी आपको दिखती है वो है टाटा पावर। टाटा पावर अभी वर्तमान समय में लगभग 5500 से ज़्यादा सार्वजनिक यहाँ पे आपके ईवी चार्जिंग पॉइंट का यहाँ पे निर्माण कर चुकी है, जिसमें और साथ ही इसने 1200 से अधिक बस चार्जिंग स्टेशन बना चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडिया में अभी तक का सबसे बड़ा जो चार्जिंग नेटवर्क है उसको बनाने में आपको टाटा पावर का यहाँ पे हाथ नज़र आता है। आपको जो दूसरी कंपनी जो नज़र आती है वो है एक्जीकॉम। ये ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चर बनाने वाली कंपनी काफ़ी अग्रेसिव रूप से काम करती है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसने जो रिपोर्ट दी थी इसमें इसने 867.6 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, जो इसका रेवेन्यू का काफ़ी अधिक परसेंट यहाँ पे आपको दिखाई देता है। 2030 में इस कंपनी का टारगेट है कि ये अपने जो एनुअल जो रेवेन्यू उसमें 50% का जो हिस्सेदारी है वो केवल इस ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चर से करे। लेकिन फ्यूचर में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख सकती है कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी जो चेंजेस हो रहे हैं वहाँ पर आपको नज़र बना कर रखनी पड़ेगी कि ये कंपनी उसके साथ तालमेल बिठा पाती है या नहीं बिठा पाती है। दूसरी जो कंपनी है वो है सरोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम। ये कंपनी काफ़ी छोटी है लेकिन काफ़ी अग्रेसिव रूप से इसमें आपको काम करती है। कंपनी ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन पर काम करती है, साथ ही साथ सोलर प्रोडक्ट्स पे काम करती है, यानी ये आपके रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी तरह से काम करती है। इस इकोसिस्टम में इसका है कि एक साफ़ और क्लीन एनर्जी पे काम करने वाली कंपनी है। इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये है कि छोटी कंपनी है और साथ ही साथ जो इसको ऑर्डर्स मिलते हैं वो सही समय पे इसको एग्जीक्यूट कर पाती है नहीं कर पाती है, और साथ ही साथ इस कंपनी के प्राइस का वो जो वोलेटाइल नेचर है वो भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। इस जब भी आप निवेश करते हैं इस चीज़ों का आपको ध्यान करना ज़रूरी है। अगली जो कंपनी आपको दिखते हो एबीबी इंडिया टेक्नोलॉजी। जब भी हम चार्जिंग स्टेशन की बात करते हैं तो ये चार्जिंग पॉइंट्स की ही बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मेजर जो खिलाड़ी होता है वो होता है इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियाँ। एबीबी इंडिया इस टेक्नोलॉजी पे काम करती है और इसका एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आप इसको मान सकते हो कि चार्जिंग स्टेशन में काम करने वाली कंपनियाँ में जो टेक्नोलॉजी काम आती है उस पर ये काफ़ी अग्रेसिव रूप से काम करता नज़र आता है। अगली जो कंपनी आप देख सकते हो इस सेक्टर में वो है साइमंस। आने वाले समय में उस भविष्य में जब बहुत सारे लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे, लाखों इलेक्ट्रिक चार्जेस हो जाएंगे, तो उस समय सही ढंग से
आप यहाँ पे उस इकोसिस्टम को सही ढंग से करने के लिए इस बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके, उस बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से एक स्मार्ट रूप से सही ढंग से काम कर सके वो पूरा चैनल। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं, जो काफ़ी टफ काम होते हैं, इस काम को करने के लिए जो साइमंस कंपनी है वो काम करती है। तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस सेक्टर में ये सबसे अच्छी कंपनी हमको दिखती है। अगली जो कंपनी नज़र आती है वो स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी है। जो भी चार्जिंग स्टेशन है, उन चार्जिंग स्टेशन तक जो आपको बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल तक पहुंच रही है, तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल तक पहुंचने से पहले जो आपकी जो भी बिजली है, ये बिजली एक किसी न किसी ग्रिड से आ रही होती है। तो उस ग्रिड से इस चार्जिंग स्टेशन तक, ये कंपनी तक, यहाँ तक इस चार्जिंग स्टेशन तक ये जो आपकी बिजली आ रही है वो सुरक्षित रूप से पहुँच सके, ये सारा काम एक सुरक्षित ढंग से हो रखे। तो इसके लिए स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी एक काम करती है। तो फ्यूचर के लिए यहाँ भी आप इस कंपनी पर देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि भाई इस प्रकार से चार्जिंग स्टेशन जब निर्मित हो जाएंगे, तो जो ऑयल वाली कंपनियाँ, चाहे BPCL हो, चाहे IOCL हो, चाहे HPCL हो, क्या ये कंपनियाँ ख़त्म हो जाएगी? तो फिलहाल तो इसका जवाब तो फ्यूचर में, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये जो कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहले से इनके पास एक अच्छी लोकेशन है, एक अच्छी जो हाईवेज है, वहाँ पर ये इनको अपने यहाँ पे इन्होंने अपने पेट्रोल पंप लगाए हुए, तो अच्छा खासा इनके पास एक आपके कह सकते हैं यहाँ पे एक लोकेशन वाली एक अच्छी जगह यहाँ पे इनको मिली हुई है, चाहे वो सिटी के अंदर हो, चाहे हाईवेज के ऊपर हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सबसे पहली कंपनी BPCL, इस BPCL ने इलेक्ट्रिक यहाँ पे व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को, नेटवर्क को यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है, साथ ही साथ ये पब्लिक ऑफरिंग भी कर रही है। यानी ये धीरे धीरे BPCL आपके यहाँ पे इस क्षेत्र में काम करना इसने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ ये IOCL है, IOCL ने टाटा पावर के साथ यहाँ पे कोलिब्रेट किया है, जिसके तहत ये अभी तक 500 चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कर चुकी है अपने पेट्रोल पंप पे। यानी 500 प्लस यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बना चुकी है IOCL। HPCL के बारे में अभी ज़्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये है कि ये फ्यूचर में ये जो आपके जो ऑयल कंपनी है, जो स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे चार्जिंग स्टेशन के रूप में। तो हम यह देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर जितने भी चार्जिंग स्टेशन है, अब वो चार्जिंग स्टेशन नहीं रहेंगे, वो एक एनर्जी स्टेशन बन जाएंगे, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें, एक बड़ा या एक छोटा, यहाँ पर एक मिनी सिटी आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इस प्रकार हम इसमें निवेश की प्लानिंग बना सकते हैं।